मैट्रिक का कुछ इम्पोर्टेंट सवाल देख रहे हैं, जिसमें से 35 से 40 क्वेश्चन एकदम पूछने की एकदम प्रबल संभावना है। सबसे पहला है प्रकाश, भौतिक विज्ञान पहले देखते हैं। उसमें से प्रकाश चैप्टर, प्रकाश कौन सा तरंग है? तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कौन सा तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। साथ साथ बोलते रहेंगे कि याद होते रहेगा। इसके साथ ही साथ अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सी तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश जो गति करता है कौन सी पथ पर गति करता है? तो सीधी रेखा में। किस पथ में? तो सीधी रेखा पथ पर गति करता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो निर्वात में। सबसे अधिक किस में होती है? तो निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर में बदले तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर किलोमीटर में बदले तो 5 घट जाएगा, पावर है जो 5 घट जाएगा, तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के 2 नियम है। परावर्तन के भी 2 नियम है और अपवर्तन का भी कितना नियम है? 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन से निर्धारित होता है। तो प्रकाश के परावर्तन से क्या निर्धारित होता है? तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। दोनों आपस में क्या होता है? तो बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। काल्पनिक होगा तो हमेशा क्या होता है? सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो सीधा होता है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होगा। 2 होता है, समतल दर्पण में भी होता है और उत्तल दर्पण में, दोनों प्रकार का हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है, क्योंकि समतल दर्पण एकदम क्या होता है? खड़ा। और अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बने? तो हमेशा कहाँ समान आकार के? वक्रता केंद्र पर, यानी कि कर्वेचर पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? बराबर बनता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक, सीधा और कैसा होता है? छोटा होता है। दर्पण सूत्र क्या होता है? तो ये तो एकदम इम्पोर्टेंट है। 1/v + 1/u बराबर 1/f। दाढ़ी बनाने के लिए हजामती दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, लेंस सूत्र है वो 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। लेंस सूत्र में क्या होता है? माइनस होता है, जबकि दर्पण सूत्र में प्लस होता है। अगला है, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण होता है तो कौन दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। कौन दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण। किसी दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में होता है तो वह होता है उत्तल दर्पण। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। कार्तीय तल में की परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे हुए बिंब या वस्तु की दूरी ली जाती है तो कैसा होता है? ऋणात्मक ली जाती है। किस में ली जाती है? ऋणात्मक में ली जाती है। किसी दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है तो कौन सा दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो उत्तल का होता है। किसका होता है? उत्तल का होता है। यदि किसी वस्तु का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की आकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा दोनों होता है। वास्तविक और उल्टा दोनों होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दांत के डॉक्टर दांत को बड़ा देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो दांत के डॉक्टर दांत को बड़ा देखने के लिए जो दर्पण का प्रयोग करते हैं तो बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो अवतल दर्पण। कौन बनाता है? अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। गोलीय दर्पण क्या कहलाता है? द्वारक। अगला क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा। हमेशा कैसे होता है? उल्टा। गोलीय दर्पण की फोकस और वक्रता त्रिज्या यानी r के बीच संबंध होता है तो यह बराबर r/2 होता है। यह बराबर r/2 होता है। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो समतल और उत्तल, क्योंकि यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है इसलिए कौन हो जाएगा? समतल या उत्तल।
समतल या उत्तल। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति होनी चाहिए ध्रुव और फोकस के बीच। कहाँ होना चाहिए? ध्रुव और फोकस के बीच। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में होती है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से हमेशा कम होती है, क्योंकि निर्वात में सर्वाधिक अधिक होती है। ये निकाला तो कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने के कारण होगा अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है आवर्धन का सही मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन मात्रकहीन होता है, यानी कोई मात्रक नहीं होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। अवतल लेंस की आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? तो V/U, M बराबर V/U होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान यानी मी बराबर क्या होता है? तो sin I/sin R। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का 2.42। कितना होता है? तो 2.42। अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? तो उत्तल लेंस को। अभिसारी लेंस उत्तल और अपसारी लेंस अवतल को कहते हैं। अगला सवाल है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर। ये पूछा एकदम पूछा जाता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो डायऑप्टर होता है। अगला सवाल है किसी लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो वह होती है उत्तल। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का। किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो इसकी क्षमता आपको हो जाएगी +5D, यानी +5 डायऑप्टर। कितना होगा? 5 डायऑप्टर। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। कह रहा है कि किसी पदार्थ का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार मारेंगे। इसमें तो ज़्यादातर होता है मिट्टी, अब मिट्टी नहीं होता है। एक एंगस्ट्रम का मान होता है तो 10⁻⁻10 मीटर। एक उत्तल लेंस होता है तो उत्तल लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में कैसा होता है? मोटा होता है, यानी कि इस तरह होता है। बीच में मोटा होता है और किनारा क्या होता है? पतला होता है। अगला सवाल है किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? तो वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखा जाता है? वक्रता केंद्र पर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु रहती है फोकस और लेंस के बीच। फोकस और लेंस के बीच बनेगा तो कैसे बनेगा? आवर्धित काल्पनिक और प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो उत्तल लेंस। वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है कौन? उत्तल लेंस। फोटोग्राफी में उपयोग होता है उत्तल लेंस। मानव आँख कैसा व्यवहार करता है? तो उत्तल लेंस की तरह। प्रकाश की चाल न्यूनतम होता है कांच में। ये ऑप्शन के थ्रू मारेंगे, जिस तरह ऑप्शन रहेगा उसी तरह। अगला सवाल है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखें कि प्रतिबिंब का आकार समान रहे? तो वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखें? तो वक्रता केंद्र पर। स्नेल का नियम। स्नेल का नियम होता है म्यू बराबर sin I/sin R। म्यू बराबर क्या होता है? sin I/sin R। अगला क्वेश्चन है कि 0.25 सेंटीमीटर फोकस वाले अवतल लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो इसको निकाल लेंगे तो कितना होगा? 4D, 4 डायऑप्टर। अगला है जल का पूर्णांक 1.33। जल का पूर्णांक कितना होता है? तो जल का पूर्णांक 1.33 होता है, जबकि हीरा का पूर्णांक सर्वाधिक होता है, इसलिए वह ज़्यादा चमकता है। एकरा होता है
2.42। अगला है कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है? तो उत्तल लेंस। कौन होगा? उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता +5D है तो इसका तात्पर्य है कि वह देखो प्लस है तो इसका क्षमता उत्तल लेंस कैसा हो जाएगा? देखो यहाँ पर क्षमता जब प्लस है तो ये होगा उत्तल लेंस, क्योंकि इसका फोकस भी धनात्मक होता है तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। फोकस कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर। 1 मीटर फोकस वाले अवतल लेंस की क्षमता होती है, देखो यहाँ अवतल आ गया तो यहाँ का आ जाएगा माइनस, अवतल है तो -1 डाईऑप्टर, -1 डाईऑप्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी कहलाता है। थोड़ी मात्रा में पार करे ओकरा को पारभासी कहा जाता है, आई पार न करे तो अपारदर्शी कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। किसी दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है तो वह दर्पण होगा अवतल दर्पण। वह दर्पण कैसा होगा? अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है किस दर्पण द्वारा वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो किस दर्पण द्वारा वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब मिलता है? तो तीनों दर्पण द्वारा मिल सकता है, अवतल, उत्तल और समतल। अवतल, उत्तल और समतल। इसको आप रोक कर भी टोटल क्वेश्चन लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, चाहे इसी तरह बोल बोल के भी याद कर सकते हैं साथ में। अगला देखो क्वेश्चन है। किस दर्पण द्वारा छोटा आभासी प्रतिबिंब मिलता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा। कैसा होता है? उत्तल दर्पण द्वारा ही मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो आधी होती है। कितनी होती है? तो आधी होती है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। कैसा रहता है? उत्तल दर्पण। अगला सवाल है संबंध F बराबर R/2 सत्य है? तो ये दोनों दर्पण के लिए होता है, अवतल उत्तल दोनों के लिए। अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, तो क्या कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हो जाती है। यानी कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होती है? अविलंब से दूर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। यानी एकदम खड़ा पड़े, जैसे कि सतह हो एकदम खड़ा आए तो खड़े ही चला जा रहा है, यानी कि एकदम सीधे ही निकल जाती है। अगला क्वेश्चन है पानी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है? पानी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। कौन होगा? प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं जब प्रकाश किरण किसी विरल से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। वह कहाँ हो जाती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। कब? जब वह विरल से सघन माध्यम में जाती है तब अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र के लिए दृष्टि की अस्थायित्व कितना होता है? यानी कोई दृष्टि अगर देखते हैं तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितना सेकंड तक रहता है? 1/16 सेकंड तक ले। अगला क्वेश्चन देखते हैं वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र में कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है, जिसे हिंदी में दृष्टिपटल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है नेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। कहाँ होता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। अगला सवाल है पुतली की साइज कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका। पुतली का साइज कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका। आँख का व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह। कैसा होता है? उत्तल लेंस की तरह। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग होता है? तो उत्तल लेंस का। एक स्वस्थ आँख का दूरबिंदु
अनंत एवं निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए दूर बिंदु कितना है? अनंत एवं निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। सुस्पष्ट देने के लिए कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। कैसे बनता है? वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है किस लेंस द्वारा? अवतल लेंस से। किस लेंस से? अवतल लेंस से। दूर दृष्टि दूर किया जाता है तो दूर दृष्टि उत्तल लेंस। दूर दृष्टि उत्तल लेंस। किस दोष के निवारण में दोनों प्रकार के लेंसों का उपयोग किया जाता है? तो जारा दृष्टि दोष। किस दोष में? तो जारा दृष्टि दोष में। अगला सवाल है। किस रंग का विचलन कम तथा तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो लाल रंग का होता है। किसका होता है? लाल रंग का होता है। अगला सवाल है। किस रंग का विचलन अधिक एवं तरंगदैर्घ्य कम होता है? तो होता है बैगनी। किसका होता है? बैगनी। सफेद रंग में कितने रंगों से बना होता है? 7 रंगों से। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का। किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। अगला स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो बैगनी कलर, यानी सबसे ज़्यादा विचलन कौन होता है? तो बैगनी कलर का ही होता है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है लाल, हरा, नीला, यानी कि प्राथमिक कलर कौन हो जाएगा? लाल, हरा और नीला। तारे के टिमटिमाने का कारण प्रकाश का अपवर्तन। तारे का टिमटिमाने का कारण प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के किस घटना के कारण हमें सूर्य वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखाई देता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला सवाल वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? तो नीला रंग। कौन सा होता है? नीला रंग। अगला सवाल देखते हैं। चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश का रंग दिखाई देता है तो काला दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? काला, यानी अंतरिक्ष से भी देखे तो कैसा दिखाई देगा? काला। कैसा दिखाई देगा? काला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कोलाइड विलयन से निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहते हैं तो टिंडल प्रभाव कहते हैं। कौन प्रभाव कहते हैं? तो टिंडल प्रभाव कहते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसे दिखाई देगा? काला। कैसे दिखाई देगा? काला। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो -1.6 गुना 10 के पावर -19। -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब। अगला सवाल देखते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। और तरंगदैर्घ्य को मात्रक मीटर में मापा जाता है, जबकि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ज। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ज। अगला सवाल देखते हैं। 1 माइक्रो एम्पियर अगर बोले तो 10 के पावर -6 एम्पियर। माइक्रो बराबर कितना होता है? 10 के पावर -6। विद्युत धारा मापने के लिए उपयोग किया जाता है एमीटर। विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर, जबकि विद्युत धारा पता करने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? गैल्वेनोमीटर विद्युत परिपथ में धारा को पता लगाता है, जबकि मापता है एमीटर। अगला सवाल। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दिष्ट धारा। बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। अगला सवाल। एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी। अगला सवाल है। किस उपकरण में धन एवं ऋण आयन का चिन्ह नहीं होता है? किस उपकरण में धन एवं ऋण आयन का चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली में होता है। कुंडली में नहीं होता है। किस में नहीं होता है? तो कुंडली में नहीं होता है। अगला सवाल है। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान कितना होगा? तो I बराबर Q/T। 120 से 60 सेकेंड से भाग कर दें तो कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर। कितना आ जाएगा?
2 एम्पियर। अगला सवाल है, जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कौन होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही तो विद्युत धारा कहा जाता है। तो कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम्ब विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बना है? तो 6.25 गुना 10 के पावर 18। 6.25 गुना 10 के पावर 18 विद्युत आवेश से प्रोटॉनों से बना हुआ। विद्युत आवेश इतने प्रोटॉनों से मिलकर बना हुआ है। अगला सवाल है, विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को कहते हैं। तो विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहा जाता है? विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को कहा जाता है विद्युत धारा। कौन हो जाएगा? विद्युत धारा। अगला है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो वोल्ट मीटर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? तो 1 जूल बटा 1 कूलम, यानी कि जूल विभवांतर का मात्रक भी होता है जूल पर कूलम। अगला सवाल देखते हैं, 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा? तो गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12 गुना 2 यानी कि 24 जूल। कितना हो जाएगा? 24 जूल। अगला है, ओम का नियम है। तो ओम का नियम है क्या? ओम का नियम है, ओम का नियम V बराबर आई आर। V बराबर आई आर, यही क्या है? ओम का नियम। रियोस्टेट के उद्देश्य क्या है? तो रियोस्टेट का उद्देश्य धारा के परिणाम में वृद्धि या कमी करना था। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या था? तो धारा के परिणाम में वृद्धि या कमी करना। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो R बराबर V बटा आई। R बराबर V बटा आई। विभवांतर V, प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध होता है तो V बराबर आई आर। यही ओम का नियम से ही निकलता है। अगला सवाल देख रहे हैं, विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक। तो विद्युत धारा का अच्छा चालक होता है चांदी। विद्युत धारा का अच्छा चालक कौन होता है? तो विद्युत धारा का अच्छा चालक होता है हमारा चांदी। विद्युत धारा का अच्छा चालक चांदी। अगला सवाल देखते हैं, 1 मिनट। अगला सवाल देखते हैं, आमीटर का प्रतिरोध, आमीटर का प्रतिरोध बहुत ही क्या होता है? कम होता है। आमीटर का प्रतिरोध कम कितना होता है? बहुत ही कम होता है। अगला, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, जबकि प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। यहाँ देखो, प्रतिरोध, यहाँ प्रतिरोध का मात्रक ओम, यहाँ प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। अगला है, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। 1 जूल का मान 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। 1 जूल का मान कितने कैलोरी के बराबर होता है? तो 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। अगला सवाल देखते हैं, समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध घटता है कि बढ़ता है? तो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों का समानांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो R बटा N होता है। समतुल्य प्रतिरोध कितना होता है? तो R बटा N होता है। अगला सवाल है, 10 ओम तथा 15 ओम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? यानी सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा? श्रेणी क्रम में तो 10 ओम प्लस 15 ओम, वो मिलकर हो जाए कितना? 25 ओम। अगला सवाल है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर उसके सिरों पर बीच के विभवांतर का मान होता है तो विद्युत वाहक बल से कम होगा। किससे कम होगा? तो विद्युत वाहक बल से क्या होता है? कम होता है। अगला सवाल देखते हैं, जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तब कौन सी भौतिक राशि समान होती है? तो विद्युत धारा। कौन बराबर समान होती है? तो विद्युत धारा। यानी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध से विद्युत धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला सवाल देखते हैं, ऊर्जा।
ऊर्जा का एक कार्य का ऐसे ही मात्रक होता है। ऊर्जा और कार्य का मात्रक क्या होता है? ऐसे ही मात्रक जूल होता है। अगला है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव पर। किस पर काम करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव पर। अगला सवाल है विद्युत बल्ब का तंतु होता है तो किसका होता है? तो टंगस्टन का होता है। किसका होता है? तो टंगस्टन का होता है। और विद्युत हीटर के तार की कुंडली किसकी बनी होती है? तो नाइक्रोम की। बल्ब के बोले तो टंगस्टन की, और विद्युत हीटर तार की कुंडली बनी होती है तो नाइक्रोम की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल दे कहलाते हैं प्रतिरोध। यानी प्रतिरोध विद्युत धारा को जाने ही नहीं देगा, और जाने नहीं देगा तो तार क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या होता है? तो किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। क्या होता है? 1 यूनिट। अगला क्वेश्चन कि जल का अर्थ किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो। किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो। हाइड्रो मतलब जल होता है। विद्युत शक्ति का मात्रा क्या होता है? तो वाट। विद्युत शक्ति का मात्रा वाट। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल? तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। अगला क्वेश्चन है किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? तो फिलामेंट का प्रतिरोध हो जाएगा 110 ओम। कितना हो जाएगा? 110 ओम। ये निकाले हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो जूल पर सेकेंड। कौन होता है? जूल पर सेकेंड। अगला है क्वेश्चन विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो ऑप्शन के थ्रू ज़्यादातर यही रहता है V बराबर आई आर स्क्वायर। याद रखना V बराबर आई आर स्क्वायर ये नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से। किससे किया जाता है? तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम ही बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है तो सभी बिंदुओं पर समान होता है। सभी बिंदुओं पर क्या होता है? समान होता है। अगला क्वेश्चन है हस्त नियम में दर्शाता है। हस्त नियम में मतलब कि कौन सा हाथ की अंगुली किसको दर्शाता है? तो अंगूठा दर्शाता है बल की दिशा को। अंगूठा किसको दर्शाएगा? बल की दिशा। तर्जनी दर्शाता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र। और मध्यमा दर्शाता है विद्युत धारा की दिशा। मध्यमा किसको दर्शाता है? तो विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। अगला है प्रोटॉन का कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित रहता है? तो वेग और संवेग। प्रोटॉन का कौन परिवर्तित रहेगा? तो वेग और संवेग परिवर्तित रहेगा। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनरेटर या जनित्र। जनरेटर को क्या कहा जाता है? जनित्र या डायनेमो। दोनों आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किस पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है लघुपथन यानी शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत धारा का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? लघुपथन यानी शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। जो घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति यानी घर में जो बिजली की आपूर्ति होती है वो कितने पर होती है? 220 वोल्ट पर और 50 हर्ज पर। किस पर होती है? 50 हर्ज पर। अगला क्वेश्चन है घरेलू परिपथ में तारों का रंग दर्शाता है यानी लाल तार किसको दर्शाता है? गर्म को। लाल तार गर्म को, काला तार ठंडा को, और हरा तार अर्थिन को दर्शाता है। हरा तार किसको दर्शाता है? अर्थिन को। लाल तार को ही विद्युन्मय तार कहते हैं। स्विच लगाए जाते हैं तो स्विच तार हमेशा गर्म तार में लगाया जाता है और गर्म तार को विद्युन्मय तार भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज रक्षा करता है
तो विद्युत फ्यूज रक्षा करता है लघुपथन से और अति भारण से। अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है तो किससे जोड़ा जाता है? तो विद्युन्मय तार से। किससे जोड़ा जाता है? तो विद्युन्मय तार से। अगला सवाल एक बार और देख लेते हैं। स्विच लगाए जाते हैं तो गर्म तार से। स्विच किससे लगाए जाते हैं? तो गर्म तार से। स्विच लगाए जाएंगे हमेशा किससे? तो गर्म तार से। विद्युत फ्यूज रक्षा करता है तो लघुपथन एवं अति भारण से। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है तो विद्युन्मय तार से और या लाल तार से। ओकरे क्या कहते हैं? लाल तार कहते हैं। अगला सवाल है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है तो विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, जबकि विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में और जबकि विद्युत मोटर विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला सवाल है बैटरी, यानी कि बैटरी में ऊर्जा का परिवर्तन किस किस रूप में होता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में। किस में परिवर्तित करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में। और जबकि सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में। अगला सवाल है खिलौना में किस प्रकार के सेल का उपयोग किया जाता है? तो शुष्क सेल। खिलौना में किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है? तो शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सौर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण। सौर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितना होता है? तो 50 हर्ज। यानी भारत में उत्पादित अल्टरनेट करंट यानी AC प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितना होता है? 50 हर्ज। उदासीन तार का रंग कैसा होता है? काला। घरों में विद्युत से दुर्घटना के कारण होता है तो शॉर्ट सर्किट। यानी घरों में विद्युत से जो दुर्घटना होता है किसके कारण होता है? शॉर्ट सर्किट की वजह से। फ्यूज तार में होता है प्रतिरोध अधिक होगा और गलनांक का होता है कम होता है। प्रतिरोध अधिक और गलनांक कम। फ्यूज तार मिश्रण होता है शीशा और टीन का। फ्यूज तार किसका मिश्रण होता है? तो शीशा और टीन का। किस युक्ति में विभक्त वैद्युतिक परिवर्तन का कार्य करता है? तो विद्युत मोटर में। किस में काम करता है? तो विद्युत मोटर में। अगला सवाल देख रहे हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया? तो फैराडे ने। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया? तो फैराडे ने। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में। डायनेमो किस में परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में। अगला है डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से AC और DC दोनों प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनेमो से AC और DC दोनों प्रकार की धारा का होती है? प्राप्त होती है। अगला सवाल देखते हैं कोयला। कोयला कौन सा संसाधन था? अनवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन को परंपरागत संसाधन भी बोला जाता है। अनवीकरणीय। अगला है विद्युत चुंबक का खोज किसने किया? तो ऑस्टेड। विद्युत चुंबक का खोज किसने किया? तो ऑस्टेड। विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो नरम लोहा से। विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? तो नरम लोहा से बनाए जाते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात से। अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? तो इस्पात से। अगला सवाल है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। यानी प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य। खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में उपयोग नहीं होता है CNG। किसका प्रयोग होता है? किसका प्रयोग नहीं होता है? तो CNG का प्रयोग नहीं होता है तो होता किसका है? LPG का। होता किसका है? LPG का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल। अगला क्वेश्चन वायुमंडल में वैश्विक ताप में वृद्धि का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। वैश्विक तापमान के वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत प्राकृतिक गैस है। स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत क्या है? प्राकृतिक गैस यानी कि मीथेन। कौन सी है? मीथेन। प्राकृतिक गैस मीथेन को कहा जाता है। गर्म जल प्राप्त करने के लिए किस समय हम सौर जल तापक का उपयोग नहीं कर सकते? तो बादलों वाले दिन। कब नहीं कर सकते हैं? तो बादलों वाले दिन।
जल विद्युत संयंत्र में परिवर्तित होता है स्थितिज ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में। स्थितिज ऊर्जा किस में? विद्युतीय ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा की वास्तविक स्रोत क्या है? सूर्य। यानी जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा की वास्तविक स्रोत सूर्य हो जाएगा। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? यानी कि विद्युत उत्पादन करने के लिए पवन द्वारा कितना स्पीड होना चाहिए पवन का? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम से कम होना आवश्यक है। अगला सवाल है सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का। किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है एलपीजी का प्रमुख घटक कौन है? तो ब्यूटेन है एवं प्रोपेन है। ब्यूटेन है और प्रोपेन है। अगला सवाल खाना बनाने में प्रयोग होता है कौन? एलपीजी। खाना बनाने में कौन होता है? एलपीजी। यहाँ पर राज्य में उपस्थित परमाणु संयंत्र कहाँ कहाँ है उसका नाम दिया गया है। पहला है तारापुर जो सबसे पुराना है। तारापुर जो सबसे पुराना है किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नरोरा उत्तर प्रदेश में। कैगा है कर्नाटक में। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। प्रताप सागर या राणा प्रताप कहाँ है? तो राजस्थान में। कहाँ है? तो राजस्थान में। अगला है कलपक्कम और काकरा। कलपक्कम है आपको तमिलनाडु में, काकरापारा गुजरात में है और कुडनकुलम भी तमिलनाडु में है। यानी कलपक्कम और कुडनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में। यानी तमिलनाडु में 2 गो है और काकरापुरा यानी गुजरात में है, राणा प्रताप राजस्थान में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, कैगा कर्नाटक में और तारापुर महाराष्ट्र में। ओके, आज के लिए इतना ही। बाकी के लिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।